Assalamu alaikum. This is Mr. Babar Iqbal Mehman. You are watching paid series of Biomedicos. I am your microbiology teacher, and today we will start the first lecture, which is about the introduction of microbiology, our first chapter. So let's start. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी है क्या। देखिए, जब भी हम किसी ब्रांच को देखते हैं तो वो जो उसका नेम होता है वो किसी और लैंग्वेज से लिया गया होता है। तो सेम एज हम आज क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम माइक्रोबायोलॉजी जो लफ्ज है उसको तोड़कर देखेंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली तीन अल्फाज में टूटेगा। ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसमें पहला अल्फाज बनता है माइक्रो मीन्स स्मॉल यानी छोटा, दूसरा बायो मीन्स लाइफ, एंड तीसरा लॉजी मीन्स लोगास, जिसका मतलब बनता है स्टडी, टू स्टडी, टू स्टडी। ठीक है, तो अब इस लफ्ज का माना यह है कि स्मॉल लाइफ की स्टडी, यानी अगर अगर मैं अब इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बताऊं तो ये बनेगी कि इट इज द स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स which we cannot see through our naked eyes। अब इसकी माना क्या बनती है? इसकी माना ये है कि इसमें हम उन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आईज, आम आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि इसके एग्जांपल में बैक्टीरिया हो गए, कुछ प्रोटोजोआ हो गए, तो वो जो है हम आम आंख से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी तो हमने पढ़ा, अब माइक्रोबायोलॉजी की फिर फर्दर डिविजन है, ब्रांचेस है। तो सबसे पहले जो ब्रांच हम देखते हैं वो है कि पहली जो ब्रांच है वो है वायरोलॉजी। ठीक है, वायरोलॉजी नाम से ही जाहिर है, वायरो मींस वायरस। सो इसमें हम किसको स्टडी करेंगे? वायरस को स्टडी करेंगे। सही है, क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। दूसरी ब्रांच बैक्टीरियोलॉजी, इसमें हम किसको पढ़ेंगे? हाँ, वही बैक्टीरिया को ही पढ़ेंगे। सही बता रहे हैं आप। अब तीसरी ब्रांच इसकी है प्रोटोजूलॉजी। इसमें हम किसको पढ़ेंगे? प्रोटोजोआस को पढ़ेंगे। देखें, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये एक एक वर्ड वाली चीजें हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने पास्ट देखा होगा या आप देखेंगे तो पास्ट में ये चीजें पूछ रहा है कि आगे में दो वर्ड बताता हूं, वो बहुत अहम है। आखिरी दो ब्रांचेस जो इसकी है, एक है फाइकोलॉजी और एक है माइकोलॉजी। एक क्या है? माइकोलॉजी है। अब ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनर पास्ट में पूछ भी चुका है और मुझे तो यह लगता है कि इनमें से आ भी सकते हैं। तो है तो छोटी छोटी चीजें, लेकिन इन चीजों को ध्यान में रखना लाजमी है, क्योंकि एग्जामिनर वहीं से सवाल करता है जहां पे स्टूडेंट का अंदाजा खत्म होता है। तो फाइकोलॉजी स्टडी किसकी होती है? अलजी। इसमें हम अलजी को स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसमें हम माइकोलॉजी में हम फंजी को स्टडी करते हैं। अच्छा, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें, ताकि हम इसको मिटा के फिर आगे पढ़ेंगे। और ये जो है, ये मैं पेपर में भी इनसे ही क्वेश्चंस निकालूंगा, तो इसको लाजमी याद रखना है आप लोगों को। अच्छा, उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट निकाल के इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब जो हम देखेंगे
वो इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस देखेंगे ताकि हमें पता चले कि हम माइक्रोबायोलॉजी को आखिर पढ़ क्यों रहे हैं, हमें आगे ये किस तरीके से काम आ सकती है। तो सबसे पहले हम जो है वो 4 एप्लीकेशंस पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के। क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशंस पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी की। पहली जो एप्लीकेशन होगी वो होगी मेडिकल, मेडिकल एप्लीकेशन होगी। दूसरी जो होगी वो होगी इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल। तीसरी जो होगी वो होगी एग्रीकल्चरल। चौथी जो होगी वो होगी फूड। अब बारी बारी मैं आप सबको बताता जाता हूं। देखिए, माइक्रोबायोलॉजी में हम बेसिकली स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि डिजीज जो होती है, ठीक है, कोई भी डिजीज हो गई, उसके काजेटिव एजेंट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? काजेटिव एजेंट के बारे में पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी डिजीज होगी उसका काज होता है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, तो उसको हम किस में पढ़ेंगे? माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। उसके अलावा इसको, डिजीज को या उसके काजेटिव एजेंट को जो डायग्नोज करेंगे वो भी इसमें पढ़ेंगे हम। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस करेंगे कि आखिर काजेटिव एजेंट है कौन सा इसका। ठीक है, अब जब हमें काजेटिव एजेंट पता चल जाएगा, हमें डिजीज के बारे में पता होगा, हमें पता होगा कि कैसे वो जो है वो ट्रांसमिट करता है, तो उसके बारे में हम प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स बनाएंगे, यानी प्रिवेंशन करेंगे उससे। तो ये सारी चीजें कहां पे पढ़ते हैं हम? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में, ये इसकी एप्लीकेशन है। अब इंडस्ट्री की बात करते हैं। देखिए, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स या प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स। अब जाहिर सी बात है, मेडिकल प्रोडक्ट्स कोई ऐसे वैसे तो तैयार नहीं किए गए होंगे ना। वहां पे जाहिर सी बात है हमें बहुत सारी चीजें की नीड होगी, जैसे कि हमें वहां पे स्टरलाइजेशन की नीड होगी, असेप्टिक टेक्निक्स जो होती हैं वो नीड होगी, ताकि हम जो है वो चीजों को जो है वो ट्रांसमिशन से बचा सके, वहां पे जो है वो कंटामिनेशन और पैथोजन से बचा सके। तो जो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है उसमें हम प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स को देखते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गई, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गई। ठीक है, उसके अलावा जो है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के जरिए जो हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन के जरिए हम जो है वो मुख्तलिफ हार्मोन्स बनाते हैं, जैसे कि इंसुलिन हो गया वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें हम किसमें देखते हैं? इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में देखते हैं। अब यहां से आप कहेंगे कि ये सर हमें फजूल क्यों पढ़ा रहे हैं, यहां से एग्जामिनर हमें क्या पूछेगा? देखिए, ये एक तो अगर एग्जामिनर नहीं भी पूछता तब भी हमें पढ़नी चाहिए, ताकि हमें पता हो कि हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ क्यों रहे हैं, हमें माइक्रोबायोलॉजी फ्यूचर में किस कामों में आ सकती है या अभी भी आ रही है। तो ये सारी वो चीजें जहां जहां पे हमें जो है वो माइक्रोबायोलॉजी काम आ रही है। अब कल्चरल माइक्रोबायोलॉजी की मैं अगर बात करूं, तो ये सॉइल फर्टिलिटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सॉइल फर्टिलिटी। अब सीधी सी बात है कि डिजीजेस सिर्फ इंसानों में नहीं होती, मुख्तलिफ जो है वो प्लांट्स को भी डिजीजेस लगती हैं। तो हम जमीनों में जो फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं, ये उससे रिलेटेड है एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। अब फूड माइक्रोबायोलॉजी क्या है, ये कौन सी एप्लीकेशन है? देखिए, मैं यहाँ पे पूरा माइक्रोबायोलॉजी आगे नहीं लिखा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की बात है कि हम माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, तो ये सारी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी और फूड माइक्रोबायोलॉजी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो फूड माइक्रोबायोलॉजी में हम बेसिकली प्रिजर्वेशन ऑफ फूड करते हैं। क्या करते हैं? प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड करते हैं। अब इससे क्या मुराद है? देखिए, सिंपल सी बात है कि हमने पास्चराइजेशन प्रोसेस, अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पास्चराइजेशन के जरिए हम जो है वो मुख्तलिफ फूड्स को प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि हम मिल्क को, वाइन को, जूसेस को,
और ऐसे मतलब चीजों को प्रिजर्व करते हैं। तो फूड माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके जरिए जो है वो हम फूड को प्रिजर्व करते हैं। अब अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं कि माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ने के पढ़ क्यों रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमारे फर्स्ट ईयर में ही इसको डाल दिया गया है, फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि एक तो हमें जो है वो डिजीज की ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं, डिजीज की ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। अगर कोई डिजीज फैलने वाली है तो उसको रोक सकते हैं हम। जैसे कि हमें पता चल गया कि डिजीज जो है वो एयर बोर्न है, यानी एयर के जरिए ट्रांसमिट होती है, तो हमने मास्क लगाना शुरू कर दिए जैसे कोरोना थी। तो ये सारी चीजें कहां पे हैं, ये माइक्रोबायोलॉजी में आ रही हैं। दूसरी ये है कि हम डिजीज के काजेटिव एजेंट को जो है वो काजेटिव एजेंट को जो है वो डायग्नोज कर रहे थे, डायग्नोज कर रहे थे। ठीक है। उसके अलावा ये है कि ना सिर्फ हम ट्रांसमिशन से रोकते हैं पर उसकी हम प्रिवेंशन भी कर सकते हैं उसके जरिए, मतलब वैक्सीन वगैरह होती हैं, वैक्सीन वगैरह होती हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब अगर हम देखते हैं सैंपल की ओर जाते हैं, डायग्नोसिस में जब हम किसी का सैंपल लेते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी में, तो उसका सैंपल कलेक्शन जो होता है वो प्रॉपर कलेक्शन सैंपल का किया गया, क्या किया गया, प्रॉपर कलेक्शन, प्रॉपर कलेक्शन किया हमने। उसके अलावा क्या किया हमने, अब जैसे कि प्रॉपर कलेक्शन किया गया है, ठीक है, सही तरीके से निकाला उसका खून, या उसका जो है वो उसकी जो है वो सलाइवा कलेक्ट की हमने, उसका स्पुटम कलेक्ट किया हमने, या उसका जो है वो कहीं पे जख्म वगैरह था वहां से जो है हमने पस कलेक्शन की है। तो उसको सही टाइम में, प्रॉपर टाइम में, प्रॉपर टाइम में लेबोरेटरी पहुंचाना, वो भी हमें माइक्रोबायोलॉजी के जरिए पता चलेगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या आप उसको नोट डाउन कर लें, या ये इसको खाली समझ लें, वो आपकी मर्जी है। तो इसके बाद जो है हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या है, और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से जो है वो एमसीक्यूज आते हैं पेपर में इनमें से। तो आप देखते रहिएगा, इसका स्क्रीनशॉट निकालें। देखें, मेरी नज़र में जो है वो साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अगर एग्जामिनर होता तो साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन एक ऐसे एमसीक्यूज है जिनको मैं एक लाइन में डिफाइन भी कर सकता हूं, और वो थोड़े से हार्ड या मॉडरेट लेवल के भी बन सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट की याददाश्त देखने के लिए मैं साइंटिस्ट से क्वेश्चन पूछता। तो इस वजह से ये अहम है, तो मैं कहूंगा कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसको नोट डाउन करिएगा, ताकि हमें एग्जाम में कोई भी दुश्वारी ना हो। देखिए, अब सबसे पहले हमारे पास साइंटिस्ट है जिसका नाम है एंटनी वैन ल्यूवेनहुक। अगर देखा जाए तो इसको जो है वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब क्यों मैं वो बताता हूं, माइक्रोबायोलॉजी। अब इन्होंने क्या क्या था कि 1676 कहा जाता है कि इसमें इन्होंने क्या किया था कि सिंपल माइक्रोस्कोप बनाई थी। क्या किया था, सिंपल माइक्रोस्कोप बनाई थी। अब इन्होंने जब ये सिंपल माइक्रोस्कोप बनाई थी तो उसके जरिए ये मुख्तलिफ चीजों को देख रहा था, जिसमें इन्होंने पाउंड वाटर को देखा था, पौंड वाटर यानी तालाब का पानी, पौंड वाटर। उसके अलावा इन्होंने रेन वाटर को देखा था। तो इन्होंने क्या कहा था कि ही वाज द फर्स्ट हु saw the microorganisms, saw microorganisms, organisms। इन्होंने क्या क्या देखा था, इन्होंने फंजी को देखा था, अलजी को देखा था, बैक्टीरिया को देखा था, अलजी को देखा था। और इन्होंने क्या किया कि ही कॉल्ड देम, मैं यहां पे इसको मिटा देता हूं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। इन्होंने उनको कहा कि ये क्या है, एनिमल क्यूल्स। इन्होंने उनको एनिमल क्यूल्स का नाम दिया।
सो ही वॉज द फर्स्ट जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा। किससे? इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाई थी, उसके जरिए इन्होंने पॉन्ड वाटर, रेन वाटर के में देखा, और इन्होंने बैक्टीरियालॉजी, फंजी वगैरह को देखा, उनको नाम दिया एनिमलक्यूल्स का। तो सिंपल सी है, इसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि हु वाज द फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी? सो एंटनी वेन्यूवेनुक। अगर एग्जामिनर पूछे वो कौन सा साइंटिस्ट था जिन्होंने पहले जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा, तो एंटनी वेन्यूवेनुक। एग्जामिनर पूछे वो कौन सा साइंटिस्ट था जिन्होंने जो है वो एनिमलक्यूल्स नाम दिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो एंटनी वेन ल्यूवेनहुक। बाकायदगी से एक ये सारे प्रॉपर एमसीक्यूज हैं। अब दूसरा जो साइंटिस्ट हम देख रहे थे वो नीचे से मिट गया, वो था एफ रेडी, जिसको हम फ्रांसिस्को रेडी भी कहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने सिंपली क्या था कि इन्होंने जो क्या था, ये डिस्प्रूव क्या था थ्योरी को। थ्योरी कौन सी थी? स्पॉन्टेनियस जनरेशन आर स्पॉन्टेनियस जनरेशन आर, जिसको हम एबायोजेनेसिस भी कहते हैं, एबायोजेनेसिस। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इस थ्योरी में क्या था। बेसिकली हमारे जो पुराने साइंटिस्ट थे, जैसे अरस्तु था, उन लोगों का मानना यह था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो पैदा होते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से, जैसे कि मट्टी हो गई, वाटर हो गया, आग हो गई, उन चीजों में से जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं। तो इस थ्योरी को जो है वो डिस्प्रूव किया फ्रांसिस्को रेडी ने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए, जिसकी मैं यहां पे पिक लगा देता हूं और आपको बताता हूं कि असल में यह हुआ था कि इन्होंने क्या किया था कि 3 बोतलें ली, उनमें से एक बोतल ऐसी थी जिसको इन्होंने खुला छोड़ दिया, दूसरी जो थी उसको इन्होंने जो है वो जाली लगा दी, नेट लगा दी, और तीसरी ऐसी थी जिसको इन्होंने फुल बंद कर दिया ढक्कन लगा के। अब उन तीनों में इन्होंने गोश्त डाल के रखा था। अब जो खुली बोतल थी जिसमें गोश्त पड़ा हुआ था, उसमें कुछ दिनों के बाद जो है वो मेगोट्स पैदा हो गए, इंसेक्ट्स पैदा हो गए, लार्वे पैदा हो गए, जबकि जो बोतल बंद थी उसमें भी ऐसा कुछ नहीं हो सका, कुछ भी नहीं था उसमें, वो उसमें खाली मीट ही पड़ा हुआ था। और जिस बोतल में नेट लगी हुई थी उसमें भी खाली मीट ही पड़ा हुआ था, कुछ मेगोट वगैरह कुछ पैदा हुए नहीं। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके ये बताया कि वो खुली बोतल जो थी उसमें इस वजह से वो मेगोट्स पैदा हुए क्योंकि उसमें फ्लाइज जा रही थी, इंसेक्ट्स जा रहे थे, जबकि वो दोनों बोतलें बंद थी, एक में जाली लगी हुई थी, फिल्टर लगा हुआ था, दूसरी जो है वो उस ढक्कन से बंद किया था। उन दोनों में ऐसा कुछ नहीं प्रोड्यूस हो सका। तो इन्होंने फाइनली एक्सपेरिमेंट का ये जवाब निकाला कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही पैदा होते हैं। जैसे कि मक्खियां जा रही थी तो उन्होंने जाके अंदर अंडे वगैरह दिए, उनकी वजह से पैदा हो गए। So this is how he rejected the theory of the spontaneous generation of biogenesis. So he is famous for that. तो इसी वजह से जो है हम इसको पढ़ते हैं और ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब तीसरा हमारे पास साइंटिस्ट है, वो बहुत ही फेमस है, उनका नाम है सर लुईस पास्चर। आप लोगों ने नाम सुना होगा, हो सकता है इसका, जब बायोलॉजी पढ़ रहे हो, हमने तो सुना था। इनका एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं पास्चुराइजेशन, जिसकी वजह से ये बहुत फेमस है। ये आगे हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे भी कि पास्चुराइजेशन को हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो ये प्रोसेस बेसिकली क्या करता है, इसमें हम फूड को प्रिजर्व करते हैं, हीट देके। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा प्रोसेस तो नहीं बताऊंगा, लेकिन फूड को प्रिजर्व करते हैं हीट करके। क्या करके? हीट करके। अब इनका प्रोसेस जो होता है वो ज्यादातर वाइन्स को, जूसेस को, मिल्क को, इन चीजों को जो है वो प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है,
दिस इज व्हाई ही इज सो मच फेमस, पास्चुराइजेशन के प्रोसेस की वजह से। अब इन्होंने कुछ वैक्सीन्स भी दी थी। उन्होंने क्या किया था, कुछ वैक्सीन्स भी डिस्कवर की थी, इजाद की थी। वो कौन कौन सी थी? अब ये क्वेश्चन अहम है, एग्जामिनर एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वैक्सीन दी थी रेबीज के बारे में, किसके बारे में? रेबीज के बारे में, रेबीज के बारे में, एंथ्रेक्स के बारे में। होपफुली ब्लैक मार्कर यूज कर लिया गलती से मैंने, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, एंथ्रेक्स के बारे में। और उन्होंने जो है वो फाउल डायरिया के बारे में दी थी, फाउल डायरिया। ठीक है, तो ये तो एक किस्म का रट्टा है, आप लोगों को लगाना पड़ेगा कि लुईस पास्चर जो है, लुईस पास्चर जो है, उन्होंने कौन कौन सी डिजीजेस की जो है वो दी थी वैक्सीन। अब यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि रेबीज, एंथ्रेक्स और फाउल डायरिया की वैक्सीन जो थी किस साइंटिस्ट ने दी थी? तो लुईस पास्चर ने। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? एंटनी वेन ल्यूवेनहुक। जबकि फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन है? लुईस पास्चर है। लुईस पास्चर क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है और इसमें हम कंफ्यूज होते हैं कि एंटनी वेन ल्यूवेनहुक करना है या लुईस पास्चर करना है। कि अगर वो डायरेक्टली फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पूछे तो एंटनी वेन ल्यूवेनहुक, अगर वो मॉडर्न का वर्ड का इस्तेमाल करता है तो फिर लुईस पास्चर। लास्ट साइंटिस्ट रहता है, आप लोग इसको नोट डाउन कर ले, लास्ट साइंटिस्ट करते हैं, उसके बाद हम फिर आगे देखते हैं कि क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अब हमारा फोर्थ जो है वो आखिरी साइंटिस्ट रहता है, जिसका नाम है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच। अब रॉबर्ट कोच को हम जो कहते थे वो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। अब मैं बताता हूं इसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी क्यों कहा जाता है। इन्होंने बेसिकली काजेटिव एजेंट्स बताए थे। क्या बताए थे? काजेटिव एजेंट्स बताए थे कुछ डिजीजेस के, जिसमें एंथ्रेक्स आ गया। एंथ्रेक्स के बारे में बताया था। माइक्रोबायल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बताया था। डायरिया के बारे में बताया था। अब एंथ्रेक्स का जो था वो एंथ्रेकस था, ट्यूबरकुलोसिस का मैकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस था, डायरिया का विब्रियो कॉलेरा था। ठीक है, तो इन्होंने ये सारे डिजीजेस हैं जिसके काजेटिव एजेंट्स बताए, और उन्होंने एंथ्रेक्स की जो है वो डिजीज की साइकिल भी बताई थी। डिजीज की साइकिल के बारे में भी बताया था कि किस तरीके से वो बैक्टीरिया डिजीज काज करता है। इसकी वजह से इसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। उसके अलावा इन्होंने जो है वो स्टेनिंग टेक्निक्स दी थी। क्या टेक्निक्स दी थी? स्टेनिंग टेक्निक्स दी थी। स्टेनिंग टेक्निक्स दी थी, टेक्निक्स दी थी। अब आगे इन्होंने 4 पोस्टुलेट्स दिए थे। इनके पोस्टुलेट्स हैं 4, वो बहुत फेमस है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो इनमें से आता है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, और इन्होंने किन किन डिजीजेस के जो है वो काजेटिव एजेंट्स बताए थे, या कौन सा साइंटिस्ट था जिसने जो है वो काजेटिव एजेंट्स बताए थे इन डिजीजेस के। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स इनका पहला ये है कि जब भी किसी भी इंसान को, ऑर्गेनिज्म को अगर डिजीज है तो उस डिजीज का स्पेसिफिक काजेटिव एजेंट होगा, प्रेजेंट होगा, वो काजेटिव एजेंट होगा, प्रेजेंट होगा उसकी बॉडी में। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को डिजीज है तो उसका काजेटिव एजेंट उसकी बॉडी में प्रेजेंट होगा। नंबर दूसरी पॉइंट,
हम क्या करते हैं, उस काजेटिव एजेंट या पैथोजन को, काजेटिव एजेंट जिसको हम पैथोजन भी कहते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम आइसोलेट करते हैं अलग से कल्चर में, उसको उसकी बॉडी से निकाल दिया, कल्चर में ले आए उसको, उसकी बॉडी से निकाल दिया। अब जब उसको हम निकालेंगे तो वो अलग कल्चर में हम उसको रखेंगे तो वहां पे वो ग्रोथ करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा और जो ऑर्गेनिज्म है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तीसरी पॉइंट कि एक होस्ट लेते हैं, एक हेल्दी हेल्दी होस्ट लेते हैं, लेकिन वो क्या हो, ससेप्टिबल हो। ससेप्टिबल आप लोग आगे टर्म पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को डिफाइन कर रहा हूं। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका इम्यून सिस्टम वीक है उसको हम कहेंगे ससेप्टिबल। तो यहाँ पे हमने एक हेल्दी होस्ट लिया जिसका जो है वो इम्यून सिस्टम वीक है, कॉम्प्रोमाइज है, ससेप्टिबल है, तो उसमें हम इसको जो क्या करेंगे, इनोक्यूलेट करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये जो हमने पैथोजन उसकी बॉडी से निकाला, जो इन्फेक्टेड पर्सन था, हमने डाल दिया, पहले उसको आइसोलेट किया एक कल्चर में, फिर उसको हमने एक हेल्दी ससेप्टिबल ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दिया। अब उसको जो है वो डिजीज हो जाएगी, फिर वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। फिर जब हम फिर से रीआइसोलेट करेंगे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, फिर से रीआइसोलेट करेंगे, तो जो होस्ट था, जो ससेप्टिबल होस्ट था, जो फिर से बीमार हो गया था, ये फिर से रिकवर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास साइंटिस्ट। अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक्स के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं टेबल बनाऊं और उस टेबल के जरिए हम डिफरेंशिएट करते हैं इन दोनों के बीच में। अब हमें देखना है डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, और उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस देखेंगे, फिर हम बैक्टीरिया की कुछ प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम जब भी किसी वर्ड को देखते हैं, अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड है तो उसको तोड़ के देखें। ठीक है, सबके पहले हम इसको तोड़ते हैं प्रो और कैरियोटिक्स, इसको यू और कैरियोटिक्स में। तो प्रो का मतलब है कि बिफोर, प्रो का मतलब है बिफोर, और कैरियोट्स का मतलब है न्यूक्लियस, कैरियन लफ्ज से लिया गया है, इसका मतलब है कि बिफोर न्यूक्लियस। और इसको यू मीन्स ट्रू यानी असली, और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस यानी असली न्यूक्लियस। अब इन दोनों को हमने तोड़ दिया। अब समझते हैं कि क्या क्या इनके अंदर है क्या नहीं है। अब दोनों ही सेल हैं, दोनों ही सेल है। ठीक है, ये प्रोकैरियोट सेल है, ये ये यूकैरियोटिक सेल्स है। अब न्यूक्लियस की बात करते हैं कि न्यूक्लियस इन दोनों के अंदर कैसे मौजूद होगा। तो सर प्रोकैरियोट्स यानी बिफोर न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस से पहले, यानी न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, अब ट्रू न्यूक्लियस या यूकैरियोटिक्स यानी ट्रू न्यूक्लियस, तो मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर्ली मौजूद होगा। जी बिल्कुल होगा। अब बात करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की। तो सर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक्स प्रोकैरियोटिक्स के अंदर नहीं होंगे। ठीक है, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, लेकिन यूकैरियोटिक्स के अंदर मौजूद है। अब आप कहेंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कैसे? सर मेम्ब्रेन होती है ना जिन ऑर्गेनेल्स के बाहर सेल के अंदर, जो डबल मेम्ब्रेन हो, सिंगल मेम्ब्रेन हो, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है ना, आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट ईयर इंटर में। लाइसोसोम है, ठीक है, लाइसोसोम में गोल्जी बॉडी है। तो ये सारे ऐसे हमारे पास ऑर्गेनेल्स हैं जिनके जो है वो या तो डबल मेम्ब्रेन है या तो सिंगल मेम्ब्रेन है। तो ये सारे प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होंगे, लेकिन यूकैरियोटिक्स में मौजूद हैं। अब राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम के अंदर बेसिकली दो सब यूनिट्स होते हैं, वो मिलके एक राइबोसोम बनाते हैं। तो अगर प्रोकैरियोटिक्स की बात करें तो इसमें 70S का राइबोसोम होगा, और इसमें यूकैरियोटिक्स में 80S का राइबोसोम होगा। अब अगर इसको आपको डिटेल में देखना है कि राइबोसोम क्या है, तो फिर वो अलग से आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि लेक्चर पहले ही बहुत बड़ा हो गया है। अब उसके बाद सेल्स की बात करें तो इसमें हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, तो अब इसमें बात करें तो उसमें मल्टी सेलुलर होते हैं।
मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, फंजी हो गया, प्लांट्स हो गए, मुख्तलिफ हो गए। अब क्रोमोसोम्स की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होगा, वन क्रोमोसोम, ठीक है, वन क्रोमोसोम होगा। और इसमें वन से ज्यादा होंगे, मोर होंगे, मोर होंगे। लेकिन इसमें एक क्रोमोसोम होगा, उसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होगी, हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम्स को हिस्टोन प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन जो होती है वो यहाँ पे इनको रेप करती है, यानी कवर करती है, ढकती है, रेप करती है, ठीक है, रेप करती है इनको। अब अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक्स के अंदर क्या आता है, बाइनरी फिशन आता है, ठीक है। और यहां पे यूकैरियोटिक्स में माइटोसिस और मियोसिस होगा। अब अगर आपको ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही, आपको समझनी है, तो उसके लिए डिटेल्ड लेक्चर में डाल दूंगा, वो आप लोग देख लेना। बाकी इसमें मैं डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जो है वो हम एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एमसीक्यूज बता रहा हूँ, मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो कि एग्जामिनर आप लोगों से एमसीक्यूज में एग्जाम में पूछेगा। अब यहां से एमसीक्यूज किस तरीके से आते हैं कि पूछे कि प्रोकैरियोट्स में जो है वो कितने एस का राइबोसोम मौजूद होगा, 70s, 80s, 90s, 100s, तो आपको 70s करना है। अगर एग्जामिनर पूछे कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, वो किस में मौजूद होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोटिक्स या प्रोकैरियोटिक्स, तो आपको यूकैरियोटिक्स करना होगा। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन दे कि जो बाइनरी फिशन रिप्रोडक्शन होती है वो किस में होती है, प्रोकैरियोटिक्स या यूकैरियोटिक्स, तो आपको किस में करनी है, प्रोकैरियोटिक्स में करनी है। तो ये सारी जो है ये डिफरेंसेस हैं इनके बीच में, इंपॉर्टेंट जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जो वायरस की कुछ खसूसियात हैं और उसके बाद हम बैक्टीरिया को देखेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू। प्रोकैरियोटिक्स देख लिया, अब हम जो पढ़ेंगे वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। पहले हम वायरसेस के कुछ कैरेक्टर देखेंगे, उसके बाद हम बैक्टीरिया के कैरेक्टर देखेंगे, उसके बाद हम जो है वो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए वायरस का पहला कैरेक्टर देखते हैं। वायरस का पहला कैरेक्टर ये है कि ये इंट्रासेलुलर ओब्लिगेट पैरासाइट है। अब ये जो टर्म है ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। असल में इसका मतलब ये है कि अगर सबसे पहले हम देखें तो वायरस ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है। वायरस क्या है, वायरस ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, ये दोनों के बॉर्डर पर है, ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है। इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर आते हैं जो कि लिविंग को शो करवाते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर आते हैं जो तो नॉन लिविंग को शो करवाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो ये रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। अगर वायरस जो है वो रिप्रोडक्शन कर सकता है तो लिविंग हो गया ना, लेकिन इसके अंदर जो है वो जो है वो एंजाइम्स वगैरह मौजूद नहीं है, ठीक है। क्या है, एंजाइम्स वगैरह मौजूद नहीं है, तो ये क्या है, नॉन लिविंग प्रॉपर्टी है। ये अपना जो है वो रिप्रोडक्शन खुद कर ही नहीं सकता, फिर एंजाइम्स वगैरह अगर मौजूद ही नहीं है तो इंट्रासेल्यूलर ओब्लिगेट पैरासाइट, यानी बात को समझाता हूं, वायरस तभी जिंदा होगा, तभी रिप्रोडक्शन करेगा, तभी ग्रोथ करेगा जब वो एक सेल के अंदर मौजूद हो। क्यों, क्योंकि इसके पास अपनी मशीनरी नहीं है, अपने एंजाइम्स वगैरह है ही नहीं, ये अपने आप रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता। वायरस जब होस्ट के अंदर जाता है तब वहां पे वो उसके किसी होस्ट के सेल के डीएनए में जाके उसमें अपना डीएनए कंबाइन करता है और फिर जो है ये उसकी मशीनरी, उसके एंजाइम यूज करके रिप्रोडक्शन करता है। सेकंड पॉइंट,
वायरस के पास या तो खाली डीएनए है जेनेटिक मटेरियल में, या तो खाली आरएनए है। दोनों नहीं हो सकते वायरस के अंदर। वायरस में या तो डीएनए है या तो आरएनए है। उसके बाद अगर आपने एचआईवी वायरस के बारे में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि वायरस के बाहर इन्वेलप होती है, इन्वेलप होती है जो कि लिपिड की लेयर है। ठीक है। उसके अलावा हमने एक ये भी पढ़ा था कि वायरस के अंदर कैप्सिड्स वगैरह होते हैं। कैप्सिड बाहर, सॉरी कैप्सिड, कैप्सिड एक कवरिंग है, कैप्सूल एक कवरिंग है जो कि कैप्सोमर यूनिट से बनी हुई होती है। कैप्सोमर यूनिट से बनी हुई होती है। ये बेसिकली प्रोटीन है एक किस्म की। तो ये वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके अलावा वायरसेस जाहिर सी बात है टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और हमें नुकसान देते हैं, वायरोलेंट होते हैं ये। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ इतना है नहीं। इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये चंद पॉइंट्स हैं, ये नोट कर लें, हमारे एग्जाम के हिसाब से यही मेन है। इसके अलावा अब जो है वो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा अहम है, तो हम बैक्टीरिया को पढ़ते हैं। बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। हाँ, अब हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया देखने हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। अब अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो सबसे पहले बैक्टीरिया की हम देखते हैं कि बैक्टीरिया के पास एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं फ्लेजिला। सर फ्लेजिला जो है ये एक किस्म का लोकोमोशन का ऑर्गन है। क्या है? लोकोमोशन का ऑर्गन है। अब मैं आप लोगों को बना के भी दिखाता हूं। जैसे कि ये मैंने बैक्टीरिया बना दिया। अब इसका ये जो है ये फ्लेजिला है। ये क्या है? ये फ्लेजिला है। ये किसके काम आता है? लोकोमोशन के काम आता है, यानी हरकत के काम आता है। बैक्टीरिया इसके जरिए मूव करता है। लोकोमोशन का मतलब ये है कि मूव करना। दूसरा जो है ये है प्लाई। प्लाई, अब प्लाई का मतलब ये है कि प्लाई जो है ये एक किस्म की अपेंडेजेस है। अपेंडेजेस, अपेंडेजेस है, शॉर्टर है देन फ्लेजिला, शॉर्टर है देन फ्लेजिला। और इसके जरिए क्या करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसमिशन करते हैं। इसके जरिए क्या करते हैं? ट्रांसमिशन, मिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल असल में मैं लिखता इस वजह से हूं ताकि आपके लिए नोट्स भी तो लाजमी है ना, आपको क्लियर पॉइंट सारी हो जाए। आप अगर लिखता हुआ देखेंगे, इसको बार बार पढ़ेंगे तो ये आपको ज्यादा क्लियर होगा। आप स्क्रीनशॉट लेंगे तब आपको काम आएगा। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये एक अपेंडेजेस है। अपेंडेजेस का मतलब ये एक किस्म की टांग जैसी है। ठीक है, जैसे हमारा बाजू है या लेग है, इसको हम अपेंडेजेस कहते हैं। ये एक अपेंडेजेस जैसी है, शॉर्टर है फ्लेजिला से, यानी फ्लेजिला जो है ये लंबी है, इससे ये शॉर्टर है। ठीक है, अब ये क्या करती है कि जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करती है। ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में काम आती है। जैसे कि मैंने ये सेम बनाया ऐसे, ठीक है, ये सेम बन गया। अब ये है, ये हमारे पास प्लाई बन गया। ये क्या है? प्लाई है। अब ये किसी और बैक्टीरिया को अंदर डालेगा ऐसे, फॉर एग्जांपल ऐसे डाल दिया इसमें, और इसमें जो है वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने के काम आती है इस तरीके से। अब इसका एग्जांपल जो है वो सेक्स प्लाई है। क्या है? सेक्स प्लाई, सेक्स प्लाई। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब इसके बाद जो है हमारे पास कुछ और टर्म्स हैं जिसमें फ्लेजला आ गया, प्लाई आ गया। अब हमारे पास है सेल वॉल, पढ़ते हैं सेल वॉल।
सेल वॉल आ गया। अब देखें, जैसे हमने पढ़ा था कि प्लांट के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, फंजाई के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, वैसे ही बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल मौजूद होती है, जो कि आउटर मोस्ट होती है। जाहिर सी बात है आउटर मोस्ट होगी, और ये भी क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। और ये किससे बनी हुई होती है, ये पॉलीसेकेराइड से बनी हुई होती है, कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई होती है। ठीक है, उसके अलावा राइबोसोम होते हैं, वो भी इसके अंदर होते हैं। राइबोसोम यहां पे भी वही प्रोटीन बनाने वाला काम करते हैं, प्रोटीन की प्रोडक्शन का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे एक और टर्म है जिसको हम फिम्ब्रे कहते हैं, जिसको हमें ऊपर ही डिस्कस करना था लेकिन मैं भूल गया था, सॉरी। तो फिम्ब्रे जो है, ये भी फ्लैजेला प्लाई जैसा ही है, लेकिन ये क्या है, ये इससे भी शॉर्टर है, शॉर्टर देन प्लाई, शॉर्टर देन प्लाई। प्लाई किससे शॉर्टर था, फ्लैजेला से, और फिम्ब्रे जो है ये प्लाई से भी शॉर्टर है। और ये किस काम आता है, ये सरफेस के साथ अटैचमेंट का काम करता है। क्या काम करता है, अटैचमेंट का काम करता है। ठीक है, अब इसको भी मैं बना देता हूं। फॉर एग्जांपल ये मैंने बना दिया सेम, ठीक है। अब ये इतना इतना होगा, ये है क्या है, फिम्ब्रे, ये अटैचमेंट के काम आते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। यहां पे एक और टर्म है मीजोजोम। मीजोजोम, मीजोजोम बेसिकली जो मेम्ब्रेन्स होती है उनकी इन्वेजिनेशंस है, इन्वेजिनेशंस ऑफ मेम्ब्रेन्स। अब साफ साफ बात है कि मेम्ब्रेन्स का इनवर्ड जाना, इन्वेजिनेट करना। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको बना के दिखाता हूं, ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, नॉर्मल मेम्ब्रेन है, लेकिन ये यहाँ पे ऐसे अंदर चली जाती है, इन्वेजिनेट कर जाती है, ये इन्वेजिनेशन है। तो इसको हम कहते हैं मीजोजोम, यानी कि इन्वेजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स। ये किस काम आती है, ये बेसिकली सेल्स को डिवीजन करने में हेल्प करती है, या डिवाइड करने में हेल्प करती है। ठीक है, इस तरीके से अगर ये पूरी इन्वेजिनेट हो जाए यहां पर, तो ये सेल को दो हिस्सों में अलग अलग कर सकती है। अब ये कुछ कैरेक्टर हैं, इसके अलावा एक और कैरेक्टर रहता है जो कि ज्यादा ही अहम है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड बेसिकली एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है इनके पास, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया के पास। तो ये सारी अहम चीजें हैं, अहम टर्म्स हैं बैक्टीरिया से रिलेटेड, जो कि मैंने यहां पे लिख दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन को पढ़ें। देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन। बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन काफी अहम है, थोड़ी ज्यादा लंबी है लेकिन काफी अहम है। इससे काफी एमसीक्यूज बीसीक्यूज बनते हैं सिंपल सिंपल से। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन उसके टेम्परेचर के हिसाब से। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है सैक्रोफाइल्स। अब ये वो बैक्टीरिया होंगे जो कि कम टेम्परेचर में सरवाइव करेंगे, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये मर जाएंगे, उसको कहेंगे सैक्रोफाइल्स। सैक्रोफाइल्स जो है ये 0 से 25 सेंटीग्रेड के ऊपर सरवाइव कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो है ये है मीजोफाइल्स। मीजोफाइल्स, मीजोफाइल्स जो होते हैं, नाम से ही जाहिर है मीजो मिड में आ रहे हैं, तो ये मिडिल टेम्परेचर यानी 25 से अगर 40 तक होगा तो उसमें ये सरवाइव कर पाएंगे।
इससे ज्यादा होगा तो ये भी नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। तीसरा नंबर पे आता है थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स नाम से ही जाहिर है ज्यादा टेम्परेचर में सरवाइव करेंगे, थर्मोफाइल्स हैं। तो 40 से अबव और 90s तक ये सेंटीग्रेड को सरवाइव कर सकते हैं थर्मोफाइल्स। अब यहाँ पे एग्जामिनर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन निकालते हैं कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि 25 से 40 सेंटीग्रेड पर सरवाइव कर रहे हैं उनको क्या नाम देंगे, उनको मीजोफाइल्स कहेंगे। अगर बैक्टीरिया जो है, कोई बैक्टीरिया किसी का नाम ला दें वो एग्जाम्पल में, तो वो जो है वो बोलें कि ये अबव देन 40 या कहें 80 सेंटीग्रेड पे सरवाइव कर रहा है, तो उसको हम किस क्लासिफिकेशन में डालेंगे, साइक्रोफाइल्स, मीजोफाइल, थर्मोफाइल्स। तो आपका जवाब होना चाहिए थर्मोफाइल्स। अब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम जो है इनको क्लासिफाई करेंगे। एक एसिडोफाइल हो गए, यानी जो कि एसिड लवर हो गए, एसिडोफाइल्स। दूसरे जो है वो न्यूट्रोफाइल्स हो गए, जो कि न्यूट्रल जो है वो पीएच पे रहेंगे। तीसरे जो है वो अल्कलोफाइल्स हो गए, यानी अल्कलाइन कंडीशन में वो रहेंगे। अब अगर हम बात करें तो ये एसिड एसिड का हमारे पास पीएच कितना रेंज हो जाए होता है, 0 से 6 तक। 0 से 6 तक ये सरवाइव करेंगे। अब न्यूट्रल हमारे पास कितना होता है, 6 से 8 तक होता है, 6 से 8। अब ये 8 से अबव ग्रेटर जितना भी है 14 तक, उसमें अल्कलोफाइल्स आ गए। अब हमारे पास तीसरी क्लासिफिकेशन ये है कि कार्बन के सोर्स के मुताबिक उनको जो है हम वो क्लासिफाई करेंगे। तो इनमें बेसिकली दो किस्म के हैं, एक आते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स आते हैं, दूसरे हमारे पास आते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। अब सिंपल सी चीज है, ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स, हमने प्लांट्स को भी ऑटोट्रॉफ्स कहा हुआ है। तो ये ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बनाएंगे। अब प्लांट कैसे अपना खाना खुद बनाता था, प्लांट क्या करता था कि वो नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह अपने साथ अपने पास जो है वो जमा करके उसको जो है फिर वो ऑर्गेनिक मटेरियल ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट करता था। तो सिंपल सी चीज है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करना और उसमें से फिर अपना फूड तैयार करना, खाना तैयार करना। फिर वो कैसे भी करे, फोटोसिंथेसिस से करे या ज्यादातर तो फोटोसिंथेसिस ही होती है, ठीक है। अब हेट्रोट्रॉफ्स यानी वही चीज के डायरेक्टली ऑर्गेनिक फूड से, ऑर्गेनिक थिंग से ग्लूकोज ले लेना या अमाइनो एसिड्स ले लेना, यानी हड्ड हराम वाला काम, दूसरों से डायरेक्टली खाना ले लेना। तो इस हिसाब से क्लासिफिकेशन होती है। अब अगली जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो बेस्ड होगी ऑक्सीजन के हिसाब से, और दूसरी जो होगी वो इनके फूड के हिसाब से भी अभी हमें क्लासिफिकेशन करनी है, एनर्जी के हिसाब से। ये हमने क्या कि खाने के सोर्स के हिसाब से, अब हम करेंगे एनर्जी के हिसाब से, और उसके अलावा ऑक्सीजन के हिसाब से, और उसके अलावा शेप के हिसाब से। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना लाजमी पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो स्क्रीनशॉट ले लें आप। अच्छा, अब ये मैंने नाम लिख दिए हैं अकॉर्डिंग टू द एनर्जी सोर्स। हमको हमें जो है इनको क्लासिफाई करना है। देखिए नाम से ही जाहिर है, फोटो मींस लाइट, तो फोटो मींस लाइट, कीमो मींस केमिकल्स, कीमो मींस केमिकल्स। अब इनमें क्या होता है कि लाइट एज सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होती है, इनमें भी लाइट एज सोर्स ऑफ एनर्जी होती है यूज, और इनमें केमिकल्स, और इनमें भी केमिकल्स। अब फर्क क्या है, दो में लाइट यूज हो रही है, दो में केमिकल यूज हो रहे हैं, लेकिन ये ऑटोट्रॉफ्स है यानी खुद का खाना खुद बनाने वाले। ये हेट्रोट्रॉफ्स है यानी दूसरों से डायरेक्टली खाना लेने वाले, यानी इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको डायरेक्ट ग्लूकोज वगैरह मिलेगा, ठीक है। ये इनमें भी सेम है, ये अपना खाना खुद बनाएंगे, ये नहीं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, इनऑर्गेनिक मटेरियल लेंगे, ये ऑर्गेनिक मटेरियल डायरेक्टली ग्लूकोज वगैरह लेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे चीज नोट करने वाली नहीं है, ये इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके एग्जांपल्स है। जैसे कि यहाँ पे फोटो ऑटोट्रॉफ्स में सायानो बैक्टीरिया एग्जांपल है, सायानो बैक्टीरिया एग्जांपल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, हमें पेपर में आता है। ग्रीन पर्पल, ग्रीन पर्पल ये एक ही का नाम है, ग्रीन पर्पल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये पेपर में आता है। यहां पे अब फोटो हेट्रोट्रॉफ्स का एग्जांपल क्या है, नोट करना, ग्रीन पर्पल सेम, ग्रीन पर्पल सेम, लेकिन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये क्या है, नॉन सल्फर बैक्टीरिया है, नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ऊपर क्या था, ग्रीन पर्पल बट सल्फर बैक्टीरिया, नीचे क्या है, ग्रीन पर्पल बट नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये हेट्रोट्रॉफ्स में आ जाता है। अब इसके बाद हम कीमो ऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स में सिंपल एक चीज है कि यहां पे सिर्फ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आएगा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आएगा। अच्छा, अब जो क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे लिखी है वो ऑक्सीजन के बेसिस पे है। इसमें भी एग्जाम्पल हमारे लिए अहम है और इसमें हमारे लिए टर्म्स भी अहम है, क्योंकि एग्जामिनर बार बार हमसे यही टर्म्स पूछता है। मैं आपको यहाँ पे ना सिर्फ समझाऊंगा, लेकिन आपको जब मैं टेस्ट करवाऊंगा तो उसकी मैं प्रैक्टिस में भी आपसे यही पूछूंगा ताकि आप सबको समझ में आ जाए। आप अगर यहाँ पे गलत भी करेंगे टेस्ट में तो आपको पेपर में गलत ना हो आपका जवाब, ठीक है। तो ऑब्लिगेट एरोब, यानी ये वो एरोब है, ये वो बैक्टीरिया है जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही सरवाइव करेगा। ऑब्लिगेट एरोब, एरोब मींस ऑक्सीजन की मौजूदगी में, विल सर्वाइव ओनली इन, विल सर्वाइव ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही सरवाइव करेगा। इसका अगर हम एग्जांपल लें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये याद रखिएगा, एग्जांपल इसकी याद रखिएगा लाजमी। अब ऑब्लिगेट एनेरोब, यानी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में सरवाइव करेगा, सरवाइव करेगा ओनली, अगर ऑक्सीजन आ गया तो सरवाइव नहीं करेगा। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है टेटनी, क्या इसका एग्जांपल है, टेटनी, ठीक है। अब फैकल्टेटिव एनेरोब, यानी ये फैकल्टेटिव यानी दोनों साइड्स पे सरवाइव कर सकता है, अगर ऑक्सीजन हो तब भी सरवाइव कर सकता है, अगर ऑक्सीजन ना हो तब भी सरवाइव कर सकता है। विल सर्वाइव इन बोथ कंडीशंस। अब वो कंडीशंस मैंने आप लोगों को बता दी कि कौन सी थी, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ना हो, दोनों में ये क्या करेगा, सरवाइव कर लेगा। अब इसका एग्जांपल अगर हम लें तो ये है स्ट्रेप्टोकोकस आरियस और इसके अलावा इकोलाई, इकोलाई, ठीक है, ये दोनों इसके एग्जांपल है। अब मैक्रोफाइल्स, ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मैक्रोफाइल्स क्या कहता है कि इसको थोड़ी सी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइवल के लिए, विल नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू सर्वाइव, इसको जिंदा रहने के लिए थोड़ी सी ऑक्सीजन चाहिए होती है। इसका एग्जांपल
आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उसमें लिखा होगा, वहां से रट लेना। उसके बाद जो टर्म है वो है एरो टॉलरेंट, यानी इसको अब एरो टॉलरेंट समझना, टर्म लाजमी समझ लीजिएगा। इसको ऑक्सीजन की नीड नहीं, इसको ऑक्सीजन की नीड नहीं है, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं है, बट विल सर्वाइव इन इट्स प्रेजेंस, लेकिन उसकी मौजूदगी में ये मरेगा नहीं, ये सरवाइव कर लेगा। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चन आ जाए कि वो बैक्टीरिया जो कि जिसको ऑक्सीजन की नीड तो नहीं है, लेकिन वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो सरवाइव कर लेगा, उसको क्या कहेंगे? माइक्रो एरोफाइल्स, फैकल्टेटिव एनेरोब्स, ऑब्लिगेटिव एनेरोब्स या एरो टॉलरेंट? तो जवाब होगा एरो टॉलरेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि हम आगे की ओर बढ़ें। पास बैक्टीरिया की जो क्लासिफिकेशन है वो शेप पर चल रही है, तो जिसमें हम सबसे पहले शेप पर आ जाते हैं, जिसमें बैक्टीरिया का नाम है कोकाई। कोकाई का मतलब ये होता है कि ये ओवल शेप का होगा, ओवल शेप का होगा, यानी बेजवी शक्ल का होगा। ठीक है, ये किस शेप का होगा? ओवल शेप का होगा, या राउंड भी आप कह सकते हैं इसको, ओवल के अलावा इसको आप राउंड शेप भी कह सकते हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमारे पास आ जाता है मोनोकोकस। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक। तो ये हो गया हमारे पास एक मोनोकोकाई। अब हमारे पास सेकंड है डिप्लो, यानी दो। डिप्लो का मतलब होता है दो, तो यहां पे हमारे पास दो कोकस एक साथ होंगे। ये आ गए डिप्लोकोकस, दो कोका एक साथ आ गए। अब स्ट्रेप्टोकोकस और उसके बाद है स्टेफाइलोकोकस। इन दोनों के बीच में अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, तो आपको यह समझना लाजमी है कि स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब होता है कि चेन। स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब होता है चेन, यानी इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। यह है स्ट्रेप्टोकोकस, ये इस तरीके से चेन जाएगी। स्टेफाइलोकोकस का मतलब होता है कि इरेग्युलर, इरेग्युलर ग्रेप लाइक अरेंजमेंट, ग्रेप लाइक अरेंजमेंट। जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना इरेग्युलरली, वैसे ही स्टेफाइलोकोकस होते हैं। जैसे कि मैं यहां पे स्टेफाइलोकोकस बना के आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये आ गए स्टेफाइलोकोकस। ये इस तरीके से, इसमें चेन नहीं चलती, ये अंगूर जैसा हो जाता है इस तरीके से। ये आ गए स्टेफाइलो। अब टेट्रड, टेट्रड नाम से ही मुराद है चार, फोर। तो इसके अंदर फोर मौजूद होंगे, किस तरीके से? इस तरीके से। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है, तो आप लोग इसको जहन में रख लेना यादगिरी से। टेट्रेड का मतलब होता है चार, चार कोकाई एक साथ। सार्सिनाई का मतलब होता है कि 8, 8 या 16, 8 या 16 एक साथ। जैसे कि 1 2 3 4, 4 उस साइड आ गए, 1 2 3 4, यानी कि 8 हो 16 हो, उसको हम कहते हैं सार्सिनाई। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे बेसिलाई के, बेसिलाई शेप की, और उसके अलावा जो है फिर फर्दर हम विब्रियो कोलेरा की शेप करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको समझ लें, हम इसको मिटाते हैं अभी। ठीक है, तो हम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया के पढ़ रहे थे, अब उसी शेप वाली बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन हमारी चल रही है। तो उसमें हमने सबसे पहले कोकाई को देखा था, उसमें मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस वगैरह हमने देख लिए। अब हम पढ़ेंगे बेसिलाई शेप। बेसिलाई शेप को हम रोड लाइक शेप कहते हैं, और उसमें मैं आप लोगों को नीचे बना के भी दिखाता हूं कि सबसे पहले है सिंगल बेसिलस। अब सिंगल बेसिलस कुछ इस तरीके से होती है, राउंड, ये जो है ये एक राउंड शेप की होती है। उसके बाद डिप्लोबेसिलस, डिप्लोबेसिलस भी इस तरीके से ही होगी, ये इस तरीके से हो गई। ठीक है, अब ये रोड लाइक है, अब ये डिप्लोबेसिलस हो गई। अब स्ट्रेप्टोबेसिलस, स्ट्रेप्टो का मतलब ही यही है कि चेन,
जैसे कि हमने कोकाई में भी स्टेप तो पढ़ी थी, इस तरीके की चेन बनेगी, इसमें उसमें राउंड चेन बनी थी, इसमें जो है वो जो है ये रोड लाइक चेन बनेगी। ठीक है, उसके बाद कोको बेसिला है। अब ये कोको कोको कोकाई से लिया गया है, जो कि हमने पहले पढ़ा राउंड लाइक बेसिला है, इससे लिया गया है, ये है रोड लाइक। तो अब कोको और बेसिला यानी राउंड और रोड लाइक शेप दोनों का मिक्सचर, यानी ना ये राउंड होगा ना ये रोड लाइक होगा, मिक्सचर होगा, इस तरीके का मिक्सचर होगा। ये राउंड भी नहीं है, ये रोड भी नहीं है, ये मिक्सचर है, तो इसको हम कहेंगे कोको बेसिलाए। अब इसके बाद हमारे पास ये है स्पाइरल आर्कर्व्ड। स्पाइरल आर्कर्व्ड, ये इसमें सबसे पहले आता है विब्रियो। विब्रियो जो होता है ये कोमा शेप का होता है। ये किस शेप का होता है? कोमा शेप का होता है। मैं आपको बना के दिखाता हूं, ये कुछ इस तरीके का होगा। नहीं, गलत बन गया, सॉरी। ये कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा। ये हो गया विब्रियो कोमा शेप। अब उसके बाद स्पाइरलम। अब स्पाइरलम की बात करें तो ये भी इसी तरीके का कर्व्ड होगा, ठीक है, लेकिन इसके पास फ्लेजिला होगा। क्या होगा? फ्लेजिला होगा, फ्लेजिला होगा। समझ गए? स्पैरोकीटाई, स्पैरोकीटाई भी सेम है, इसी तरीके का कोमा लाइक कोमा शेप का जो होगा वो बैक्टीरिया होगा, और उसके पास ये जो है ये लोकोमोशन वगैरह के लिए होगा। इसके एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा। अब जो है वो हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लेजिला, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लेजिला लोकोमोशन के हिसाब से हम जो है अब इनकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे। मैंने जो है ये पहले ही लिख दिया ताकि हमें अब ज्यादा लिखना ना पड़े और हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, सो सॉरी फॉर दैट। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि फ्लेजिला के अरेंजमेंट के हिसाब से। अब फ्लेजिला हमने विब्रियो में देखी, विब्रियो में सबसे पहले जो थी वो विब्रियो कोलेरा में थी, ठीक है। तो वहां पे क्या था कि एक सिंगल जो है ऐसे कोमा लाइक बैक्टीरिया था, उसकी पीछे से ऐसे फ्लेजिला निकल रही थी, ठीक है। तो ये हो गया मोनोट्राइकस, ये हो गया मोनोट्राइकस। ये क्या हो गया? मोनोट्राइकस के एक कोमा लाइक एक वायरस है, बैक्टीरिया है, जिसकी जो है वो एक फ्लेजिला निकल रही है एक पोल से, इसको हम कहते हैं विब्रियो कोलेरा एग्जाम्पल में, विब्रियो कोलेरा एग्जाम्पल है इसका। और ये क्या है? ये क्या है? मोनोट्रोकस है, इसमें एक फ्लेजिला है। दूसरा है एट्रोकस। एट्रोकस में क्या होता है कि कोई फ्लेजिला नहीं होती, सिंपल सिंपल ये एक बैक्टीरिया है, इसके पास कोई भी फ्लेजिला नहीं है। ये हो गया एट्रोकस। अब लोफोट्रोकस क्या है? लोफोट्रोकस का मतलब ये है कि ये एक हमारे पास आ गया बैक्टीरिया, इसके एक पोल से, ये दो पोल है, एक ये रहा एक ये रहा, किसी भी एक पोल से जो है ये टफ्ट ऑफ यानी गुच्छा, टफ्ट टफ्ट ऑफ फ्लेजिला निकले, टफ्ट ऑफ फ्लेजिला ऑन वन पोल। अगर एक पोल पे जो है वो टफ्ट ऑफ फ्लेजिला निकलते हैं उसको हम कहते हैं लोफोट्रोकस। अब एम्फीट्रोकस, एम्फी यानी दोनों साइड, एम्फी लफ्ज का माना है दोनों साइड, यानी अगर ये हमारे पास बैक्टीरिया है तो इसकी इस साइड से या तो एक निकले और इस साइड से भी एक निकले, यानी दोनों साइड से या तो एक एक निकले या टफ्ट निकले, गुच्छा निकले दोनों साइड से, उसको हम कहेंगे एम्फीट्रैकस। यानी एम्फीट्रैकस का मतलब है वन आर टफ्ट ऑन बोथ साइड्स आर पोल्स ऑफ बैक्टीरिया। ये हो गया हमारे पास एम्फीट्रैकस। अब पेरीट्रैकस क्या है? पेरीट्रैकस का मतलब ये है कि ये अगर हमारे पास एक बैक्टीरिया है तो उसकी होल बॉडी से जो है वो फ्लेजिला निकले, यानी फ्लेजिला ऑन होल बॉडी।
तो आज के जो हमने टॉपिक्स पढ़े, इन्हीं टॉपिक्स के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर इख्तिताम को पहुंचता है। और सॉरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, उसके लिए मैं माजरत करता हूं, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट थे तो इस वजह से मुझे आप लोगों को पढ़ाना लाजमी था। और इंशाल्लाह इसकी हम प्रैक्टिस टेस्ट लेंगे जिसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, लेकिन सह लो, आप लोगों के एग्जाम नज़दीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।